Hi, listeners. I am Yash Malhotra and I am joined by my co-host. Today we have a very special guest with us. She is an amazing actress, a model, a dancer, and above all, a remarkable individual who has got a very unique journey to share with all of you. So, let me introduce Bella ma'am. And she has a story of courage, a story of resilience to share with all of us. Although you all are well known to her, but still, to all those who are not familiar with her, allow me to introduce her. So, Bella, who is originally known as Ankit, comes from a very middle class family, but in spite of all the financial constraints, her father managed to enroll her into a senior secondary English schools. She constantly faced so much bulliness, harassment from her peers, classmates, but from with her courage, resilience, and determination, she managed to get out of all this, and this helped her in getting an opportunity into her dream film industry. And currently, she is working with none other than Netflix and Balaji Films. So, ma'am, how's your experience with, like, you are working with Balaji Films, Netflix? So, how's your experience? सो इट्स अ वेरी सरील एक्सपीरियंस और जब आप किसी चीज़ को बहुत ही शिद्दत से चाहो और बचपन से आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, शीशे के सामने एक्ट कर रहे हो, तो जब वो मतलब रियलिटी में होता है तो उससे बड़ी खुशी मतलब कुछ नहीं हो सकती। एंड पर्सनली मेरे लिए मैंने खुद को हमेशा यही सोचा था कि मैं कैमरे के लिए ही बनी हूँ। कैमरा जहाँ शुरू होता था मैं वहाँ शुरू हो जाती थी। और मेरे घर वालों को, पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं पता था कि इसके अंदर एक आर्टिस्ट का कीड़ा है। जब इन्होंने मुझे बचपन में ही कथक सिखाया था, भरतनाट्यम सिखाया था, मैं क्लासिकल ट्रेंड हूँ, तो मतलब ये कहीं ना कहीं मेरे खून में था और मैं चाहती थी कि मैं ये करूँगी तो करूँगी, और बस ये हो गया। मतलब मैम, आपको कभी फैमिली की साइड से कोई ऐसे इश्यूज नहीं है? बिकॉज नॉर्मली फैमिली को इस फील्ड में मनाने के लिए कई बार बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो इस चीज से बहुत अगेंस्ट होते हैं। तो लाइक आपके साथ ऐसा कुछ नहीं था, वो आपको सपोर्ट करा या आपको भी कुछ ऐसा फेस करना पड़ा? तो सी, हम एक साइड नहीं देखते पेरेंट्स का, वो मैं आज इसलिए बोल रही हूँ, बट डोंट गेट मी रॉन्ग। जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं, कुछ पेरेंट्स जो अपने बच्चों को एज अ इन्वेस्टमेंट सोचते हैं कि अगर वो उन्हें अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा उन्हें अच्छी स्टडीज़ करा रहे हैं और उनके करियर के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो ये सोचते हैं कि आगे जाके वो इससे कुछ बड़ा करे और उनके लिए कुछ मतलब एक उनका सहारा हो सके, विच इज़ नॉट रॉन्ग, अच्छी बात है, हर पेरेंट ऐसा सोचता है। पर कुछ पेरेंट्स इतना जेन्युइनली प्यार करते हैं कि उनको उनके बच्चे की खुशी से मतलब होता है कि अगर इसे चाय की दुकान भी खोल के बैठनी है ना, हमें चलेगा, एटलीस्ट ये खुश होना चाहिए। तो बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद मेरे फादर ने मुझे कभी फोर्स नहीं करा कि मुझे क्या बनना चाहिए, क्या करना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ के लिए फोर्स करा कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, और उससे ज़्यादा किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करा। बाकी उन्होंने मुझे कहा था कि हमें अपनी परवरिश पे भरोसा है, तो तुम जो भी करोगे आगे हमें पूरा विश्वास है अच्छा करोगे। That's that's actually very wonderful to hear कि आपका family support starting से ही रहा है. Yeah. That's actually pretty great. Talking about आपका films का experience, you have worked with Netflix and recently on Balaji. Was it everything that you hoped that it would be? Like as a kid, आपका dream था कि acting करनी है. So like एक perception बन जाती है बच्चे के mind में कि हाँ ये होगा, ये सब मिल जाएगा. But as an adult, is it actually the same या कुछ like is it completely different? सो बेसिकली इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें, ऐसा कुछ है नहीं, जबकि लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं या कि मतलब कि ऐसा होता है ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो होता है वो सिर्फ ऑडिशंस में होता है। इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, अगर आपने कैरेक्टर के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है, आप डिटरमाइंड हो, आपको पता है कि आप कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज सबसे ज़रूरी है खुद को मनाना। अगर आपने खुद को मना लिया, दुनिया अपने आप मान जाती है। और जो भ्रम थे या जो भी मिथ्याएं थी इस चकाचौंध की दुनिया के बारे में मेरे दिमाग में भी, कि लोग नशा बहुत करते हैं, करते करते खुद भी नशे की आदत लग जाती है, तो वो था थोड़ा। बट
मैं इतना डेस्परेटली चाहती थी, क्योंकि सपना मेरा ऐसा था कि उसके साथ अगर कुछ कॉन्सिक्वेंसेज या कॉजेज भी हैं चलेगा। मुझे बस मेरा सपना पूरा होना चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मेरे कम्युनिटी के लोग जो हैं, बहुत ही ज़्यादा लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। हमें एक तो वैसे ही कहीं मौका नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। तो मैं बस छीनने के लिए बैठी हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई सिस हेट्रोसेक्सुअल मेल या सिस हेट्रोसेक्सुअल फीमेल ट्रांस रोल करे। सच में मुझे दिक्कत है, हाँ है। आप मुझे किसी सिस हेट्रोसेक्सुअल फीमेल का रोल नहीं देंगे, ऑब्वियसली क्यों देंगे, क्योंकि मैं ट्रांस हूँ, आप यही सोचेंगे। बट आप एक सिस हेट्रोसेक्सुअल फीमेल को मेरा रोल क्यों देंगे? तो ये चीज़ें हैं मेरे दिमाग में थोड़ा पहले से, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। एंड आई नो आगे और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और मैं उनके लिए भी मेहनत करती रहूँगी, बस लगी रहूँगी। So हम उनको फिल्म एंड शोज के सेट्स पे जो आपका एक्सपीरियंस था, हाँ। आप कुछ शेयर कर सकते हो ऑडियंस के साथ, लाइक कैसे, लाइक जो सारे डायरेक्टर्स एंड जो भी ऑल द पर्सन इन्वॉल्व, लाइक कैसे ट्रीट करते हैं? सी वहाँ पे भी कुछ अलग नहीं होता, बहुत कुछ ना सिमिलर टू द रियल वर्ल्ड। या तो लोग हमें भगवान बना देते हैं, मंदिर में बैठा देंगे कि आपका आशीर्वाद चाहिए, ओके। या तो लोग आपको भगवान बना देंगे कि आपको आपका आशीर्वाद चाहिए, आप सर पे हाथ रख दो, ये वो। या फिर बिल्कुल ही नीचे गिरा देंगे, इंसान नहीं समझेंगे। बट हम क्या चाहते हैं कि आप एटलीस्ट हमें ह्यूमन समझो, इंसान समझो, क्योंकि हवा हमें भी चाहिए सांस लेने के लिए, खून का रंग हमारे भी लाल है, हम भी घास फूस नहीं खाते, हम भी खाना खाते। तो वहाँ पे शूट के टाइम पे सबको लगता था कि मतलब लोगों के भी मन में भी बहुत सारे वो हैं कि हाँ ये बदतमीज़ होते हैं, रूड होते हैं, या इनको पहनने बैठने खाने का ढंग नहीं होता। सिखाओगे तो सब होगा। मैं वहाँ पे शूट के टाइम पे जो वैनिटी थी, एक तो लाइन से वैनिटी लगी थी, मैंने कभी ज़िंदगी में वैनिटी वैन्स नहीं देखी थी। तो मैं वैनिटी देख के खुश हो गई कि हाँ अपनी वैनिटी मिलेगी। बट मेरी वैनिटी सबसे लास्ट में खड़ी थी और चलते चलते ही मतलब आधा मैंने किलोमीटर पार कर दिया था। फिर जब मैं अपनी वैनिटी में पहुंची, मज़ा आया, क्योंकि खुद की वैनिटी, वहाँ पे शीशे, मिरर, सब कुछ, तो बहुत अच्छा अच्छा फील हो रहा था। और मेरी नाइट शिफ्ट थी, वैसे तो दोनों प्रोजेक्ट में मेरी नाइट शिफ्ट ही थी। तो मैं ज़्यादातर क्या करती थी, मैं अपनी लाइंस प्रैक्टिस किया करती थी, क्योंकि मुझे नर्वसनेस होती थी हर परफॉर्मेंस से पहले कि कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। बट जो वहाँ पे क्रू मेंबर्स होते थे, इनफैक्ट बालाजी प्रोडक्शन से भी और जो नेटफ्लिक्स का भी मैंने किया, बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही ज़्यादा। पर मुझे ऐसा लगता है ये सपोर्ट आप खुद कमाते हो, खुद अर्न करते हो। आप जैसा उनके साथ बिहेव करोगे वो भी आपके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे। तो ये हर किसी के साथ ऐसे ही होता है। अगर मैं मुंह सड़ाकर कोने में बैठी रहूँगी, इंट्रोवर्ट रहूँगी हर वक्त, तो कोई नहीं आएगा मुझसे बात करने। मुझे कंफर्टेबल करने की कोशिश करेंगे पर उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। पर मैंने खुद से भी कोशिश की उनसे बात करने की, उनकी झिझक थोड़ी खोलने की, तो सब कुछ वेल और सब कुछ अच्छा रहा। मैम कोई आप ऐसे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जो अभी तक आपको लगता है कि बेस्ट था आपकी इस इंडस्ट्री के अंदर, जो आपको लाइक कभी हमेशा ऐसे याद रहेगा? वैसे तो आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस याद ही रहेगा, बट जो सबसे बेस्ट होता है ना, जो चीज हम कभी नहीं भूलते, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना हो चाहो? हाँ, मेरा एक एक्सपीरियंस है ऐसा, बहुत ही डरावना। मैं बताती हूँ। मेरे एक ब्रांड के लिए कोलैबोरेशन था, उसके लिए फ़ोटोशूट था, क्लोथिंग ब्रांड था। तो जब मैं बैठी वहाँ पे रेडी होकर, तो मैं देख रही थी बाकी लड़कियाँ भी वहाँ पे मॉडल्स थीं, और फोटोग्राफर उन पे बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला रहा था, ये कैसे पोज कर रहे हो, ढंग से पोज करो, चिन अप, ये वो। तो मैं वो सुन के इतना डर गई कि मेरा क्या हाल करेगा ये, मतलब ये तो मुझे डांट डांट के मार डालेगा, और मैं तो वैसे ही उसकी डांट सुन के मेरा कॉन्फिडेंस उड़ गया बिल्कुल। तो उसके बाद जब मेरी बारी आई, मेरे हाथ पैर तो शिवर कर रहे थे, क्योंकि वो मेरी लाइफ का पहला शूट था, मतलब फ़ोटोशूट था, पहला फ़ोटोशूट। तो वो फ़ोटोशूट स्टार्ट हुआ, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया वैसे तो कि साइड हो, ये हो वो। फिर मैंने बस अपनी आंखें बंद करी और मैंने इतना कहा कि ये कुछ भी नहीं है सामने वाला, जो हूँ मैं हूँ बस, और कैमरा है। फिर उसके बाद मैंने पोस्ट स्टार्ट कर दिया। पोस्ट करते करते एक कॉन्फिडेंस आने लग गया और उस फोटोग्राफर को भी मज़ा आने लग गया।
वो कहने लगे वाह वाह या लाइक दैट, और फिर वो सुन के मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो मेरा गया था वो वापस आ गया। और वो लाइफ का मेरा ऐसा शूट था जिसमें मुझे ये समझ में आ गया कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि खुद पे बिलीव करना और खुद पे विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बात आप दुनिया को मनवाना चाहते हो वो खुद तो मानो पहले, जभी तो दुनिया मानेगी। बहुत सही मैम, सही में आपने एकदम सच बोला। खुद पे विश्वास हो तो फिर सब आप तुम पे विश्वास करते हैं। हाँ। मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी लाइक आपको कैसे किसी ने अप्रोच करा या फिर इस इंडस्ट्री में मतलब कैसे घुसे, क्योंकि लाइक फर्स्ट स्टेप लेना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमें पता नहीं होता ना कि हमें कैसे जाना है। तो आपने फर्स्ट स्टेप लाइक कैसे लिया? आपको किसी ने अप्रोच करा या कैसे? तो मेरे हिसाब से फर्स्ट स्टेप है ठान लेना, डेली सोचना कि हाँ मुझे यही करना है तो यही करना है, बाकी सब भगवान अपने आप कराता है। बट हाँ, ऐसा भी नहीं कि आपको बैठ जाना है। मैंने ऑडिशंस दिए हैं 3-3 6-6 दिन लगातार एक ही कैरेक्टर के लिए। मैं यहाँ जूम कॉल पे ऑडिशंस दे रही हूँ, पीछे मेरे कुकर की सीटी बज रही है, चावल बन रहे हैं, छोले बन रहे हैं। तो मेरा ऑडिशन का भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही मस्त टीम थी जो ऑडिशन ले रहे थे। और बस आप ऑडिशन दो, मेहनत करो। So, ma'am, obviously, like if you're new to the industry and आपके कोई external connections नहीं है, या so obviously difficult है for a newcomer या outsider, जैसे लोग बोल रहे हैं, to start afresh. या So obviously that has got to come with its own fear of rejections. या So आपने उससे कैसे deal किया? Like if at all rejections came, which I'm sure होंगी. सो अभी तो मैं घुसी ही हूँ तो डर तो नहीं है, खैर मुझे शायद बाकी लोगों को होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि डर उसको होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा होता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मुझे चाहिए, मेरे अंदर भूख है जो है। मतलब तो you ये got nothing to lose या basically. तो मतलब वो भूख है कि मेरे को और काम चाहिए। तो मेरे पास लूज़ करने के लिए या उतना, जब मैंने इस बालाजी प्रोडक्शन वाले प्रोजेक्ट के लिए भी जब ऑडिशन दिया था, सो द फर्स्ट कैरेक्टर वाज वेरी ग्लैमरस। तो जब उन्होंने 3 दिन मेरा ऑडिशन लिया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़े कम ग्लैमरस हो इस रोल के लिए। मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और मैं रिजेक्ट हो गई। उसके बाद उन्होंने वापस मुझे कॉल करा, उन्होंने बोला हमारे पास एक और कैरेक्टर है जिसके लिए आप थोड़े फिट बैठ सकते हो। उसके लिए फिर 3 दिन ऑडिशन दिया, और फिर 3 दिन बाद उन्होंने बोला इसके लिए आप थोड़े ज़्यादा ग्लैमरस लग रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बट मैं इतनी झल्ली हूँ, मैंने अपने सारे फ्रेंड से बता दिया था कि मैं ऑडिशन दे रही हूँ, मेरा शायद हो जाएगा सिलेक्शन। और जब उन्होंने मतलब मना कर दिया तो मुझे ऐसा बहुत बुरा लगा कि अब मैं क्या बोलूँगी उन्हें। ऐसे फिर 15-20 दिन हो गए, और उनका सामने से मुझे कॉल आया कि हमारे पास एक और कैरेक्टर है और उसके लिए आपको ऑडिशन नहीं देना है, हम आपको लॉक कर रहे हैं, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट भेज रहे हैं। एंड तब मेरी जान में जान है कि चलो मैं कुछ बोलने लायक तो हूँ, या फिर मतलब मैंने इतनी मतलब चाहा था कि हाँ मुझे ये करना ही करना है। मैं मेहनत कर रही थी, मैं ऑफिस से आके खाना भी नहीं बनाती थी, मैं खिचड़ियाँ बना बना के खाती थी या छोले चावल बना के खाती थी, और ऑडिशन देती रहती थी 3-3 घंटा। तो वो रंग लाया बेसिकली। तो मैम अब हम ये तो हमने आपकी पूरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात कर ली, पर लाइक आप हमने आगे जैसे हम आपकी हिस्ट्री वगैरह पढ़ी तो लाइक आपको स्कूल में ऐसे डिस्क्रिमिनेशंस वगैरह फेस करने पड़ते थे। तो कुछ ऐसी लीगल चीजें जहाँ पे आपने डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा फेस करा होगा, तो आप कुछ उसके बारे में बताएंगे कि जैसे हरास करा जाता है इस कम्युनिटी को, तो ऐसा मतलब कैसा आपका लाइक वो है इस पे व्यू? मेरा पीओवी बहुत ही क्लियर है कि जो हरास करने वाले बच्चे होते हैं वो मुझे ऐसा लगता है बनाए जाते हैं पेरेंट्स के द्वारा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स कि आप अपने बच्चे को कैसी शिक्षा दे रहे हो, आपका बच्चा किस सर्कल में रहता है, आपका बच्चा क्या बोल रहा है, क्या खा रहा है पी रहा है, सब कुछ। सो बेसिकली हरास करना बहुत आसान है, उससे डील करना। लोगों को ऐसा लगता है कि स्कूल में ये बुली करना ये बहुत ही कूल और डैपर चीज़ है, हम ये सब करके बहुत ही अच्छे लग सकते हैं, या मतलब हम अपना डोमिनेशन बना सकते हैं किसी के ऊपर। बट यू नेवर नो कि उस सामने वाले के दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है, और आपको उसकी लिमिट्स का नहीं पता कि वो कितना बर्दाश्त कर सकता है कितना नहीं कर सकता।
मैं इतने सेफ एनवायरनमेंट से गई थी ना, इतने सेफ एनवायरनमेंट से जहाँ पे कुत्ता भी बहुत बड़ी गाली होती है, और हम अपने से बड़े छोटे चाहे जो भी हो सबको आप बोलते थे। मेरा स्कूल भी था जो पहले का, वहाँ पे भी इतना सेफेस्ट एनवायरनमेंट था कि मुझे कभी वो फील ही नहीं हुआ कि मैं शायद अलग हूँ या मेरी कुछ हरकतें लोगों को ऑफेंड कर सकती हैं। मेरी कौन सी हरकतें लोगों को ऑफेंड करती थी कि ये हर चीज़ में कैसे परफेक्ट है, इसको डांस भी आता है, इसको इंग्लिश भी आती है, ये पढ़ने में भी अच्छी है। तो मुझे नहीं लगता था कि ये चीज़ ऑफेंड करने वाली है, बट मेरे क्लासमेट्स को ये ऑफेंड करती थी। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था उनको आपको हाँ। देखकर। तो जब उन्होंने बुली करना शुरू किया तो मुझे बहुत बुरा फील होता था, और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा मतलब मैं नहीं वो कर पाऊँगी। और एक्चुअल में मैं यही कहूँगी कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो, अगर आपको कूल बनना है, आप बर्फ़ की सिल्ली पे लेट जाओ, पर ऐसे कूल मत बनो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंसान ना अंदर से आपको कोस रहा है, और आपको नहीं पता वो कब कहाँ कैसे लग जाए आपको। मैं ये डरा नहीं रही मैं बस एक चीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि परेशान दिल से निकली हुई हर बात या जो भी है भगवान सुनता है। ज़रूरी नहीं कि मैं ट्रांस हूँ इसलिए मेरी सुनेगा, आपकी भी सुनेगा। अगर आपको भी कोई परेशान करता है तो उसको ये वीडियो भेज देना कोई आपका एक्सपीरियंस एज अ स्कूल किड जो आपने एक्सपीरियंस किया या हो, मतलब which was very traumatic for you and difficult to deal with, but your family and friends helped you get through with it. So ऐसा कुछ रहा है एक्सपीरियंस? सो बेसिकली फैमिली फ्रेंड्स ये दोनों ही सपोर्टिव नहीं थे उस टाइम पे बिल्कुल ही। Really? मेरा आज तक कोई फ्रेंड नहीं है, कोई भी। जो है वो मेरी कम्युनिटी से ही हैं। स्कूल फ्रेंड कोई भी नहीं है, नेबर फ्रेंड कोई भी नहीं है। फैमिली उस टाइम पे बस ये कहती थी कि आप शायद पढ़ाई से भाग रहे हो या आप बच रहे हो, बट कभी उन्होंने सोचा नहीं कि फर्स्ट ग्रेड से सेवेंथ ग्रेड तक फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लाने वाला बच्चा एकदम से पढ़ाई छोड़ दे, इसके पीछे कोई तो मजबूत रीज़न होगा। जी जी। बट नहीं, उन्होंने नहीं सोचा। और रही बात फ्रेंड्स की, फ्रेंड्स तो थे ही नहीं। हुआ ये, जो मेरा सबसे लाइफ का ट्रोमैटिक वो है मैं स्कूल बंक करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि मुझे सब बुली करते थे। तो मैं क्या करती थी, मैं बहुत ही संस्कारी बंक करने वाली थी। मैं बताती हूँ क्यों। मैं बंक करके पार्क चली जाती थी, और जिस पीरियड का टाइम हो रहा होता था ना, मैं उसकी किताब निकालती थी, बैठ के पढ़ती थी, बकायदा नोट्स बनाती थी। रिसेस के टाइम पे लंच निकालती थी, लंच करती थी, आधा घंटा सोती थी, और फिर उसके बाद जैसे ही 1:30 बजते थे, छुट्टी का टाइम होता था, मैं घर के लिए निकल जाती थी। तो ऐसे करते करते मैंने 1 महीना निकाल दिया, और मेरे स्कूल वालों ने मतलब पापा को फ़ोन कर दिया। जब पापा के पास फ़ोन गया, वो बहुत गुस्से में थे। तो बेसिकली होता है ना, इंडियन मेंस अपना जो गुस्सा है वो औरतों पे ही निकालते हैं, एज मेरे पापा ने किया। और मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, मेरे पापा ने मेरी मम्मी को मारा, और उनके 8 स्टिचेस आए सर में। जब मैं घर पहुंची और जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं स्पीचलेस हो गई, और मैं सोचने लग गई कि मेरी वजह से सब कितना परेशान है। बुली करने वाले बच्चे भी परेशान हैं मेरी वजह से, मेरी क्लासमेट्स भी परेशान हैं, मेरे घर वाले भी परेशान हैं। तो मैंने सुसाइड करने का डिसाइड किया, और मैंने 3-4 बारी सुसाइड अटैम्प्ट किया, पर बाय द गॉड ग्रेस, थैंक गॉड, मेरे को कुछ नहीं हुआ। और मतलब मेरे फादर ने फिर पहली बार मुझ पे हाथ उठाया और बोला इसको इसकी मम्मी के पास ही छोड़ा। और वहाँ पे मेरी मम्मी ने मेरी पट्टी वगैरह कराई, और ख़ुद की भी पट्टी वगैरह कराई। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस मेरे लिए सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटिक था। और अब ये हाल है कि पहले मेरी शिकायत होती थी आपस में दोनों की, मम्मी पापा से करती थी, पापा मम्मी से करते थे। और अब ये हाल है कि दोनों की शिकायत अब मुझसे होती है। पापा मम्मी की शिकायत मुझसे करते हैं, मम्मी पापा की शिकायत मुझसे करती है, और मेरी सिस्टर्स मम्मी पापा दोनों की शिकायत मुझसे करती हैं। तो बदल गया है बहुत कुछ। आप घर के वकील बन गए हो। या बेसिकली जज, जज वकील बन भी गए नहीं। सुप्रीम कोर्ट। या मैम आपको ये बताओ, जैसे कि अब आपने बताया फिल्म इंडस्ट्री से आपका कोई सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या लगता है चेंज हुआ इन सब से? आपका वर्क करना फिल्म इंडस्ट्री में
अब थोड़ा रेपुटेशन और बाकी चीजें डिस्क्रिमिनेशन इतना कम हुआ, मतलब लोगों की थिंकिंग चेंज हुई? सी अभी तो मैं इतना नहीं कह सकती बिकॉज दोनों ही प्रोजेक्ट्स अभी अनरिलीज्ड हैं अच्छा। या तो लोगों को भी पता नहीं है। बट हाँ, जब भी जैसे शूट पे जाओ ना, तो अगर वहाँ पे जनरल पॉपुलेशन से किसी को पता चलता है कि हम शूट के लिए आए हैं, तो मतलब वो ऐसा देखते एक बारी कि अच्छा ये भी शूट करते हैं। तो वो थोड़ा सा अजीब वेird लगता है। बट अब जैसे वहाँ पे आप समझ लो स्पोर्ट बॉयज़ होते हैं, स्पॉट दादा वगैरह, चाय के लिए बोलना, इन सब के लिए बोलना, तो मुझे खुद भी बहुत अजीब लगता है क्योंकि मैं किसी को छोटा फील नहीं करवाना चाहती। हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए। एंड एज मेरी जो मेरा जॉडियक साइन है वो भी टॉरस है, और हम लोग अर्थ ही होते, अर्थ एलिमेंट होता है, तो उस वजह से भी थोड़ा मेरे अंदर है। तो मैं खुद से ही करती थी सब कुछ। लोग मुझे डांटते थे कि अरे वो हैं तो आप उनको बोलो। तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं उनको ये ना लगे कि मैंने बन के दिखा रही हूँ या ऐसा कुछ। बाकी वो भी धीरे धीरे इतने फेमिलियर हो गए कि वो मुझसे खुद से बात करने लग गए, खुद मेरे लिए चीज़ें लाने लग गए, बहुत प्यार से बात करने लग गए। तो मुझे ऐसा लगता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका बर्ताव ही लोगों को बदल सकता है। अगर मैं उन्हें हीरोइन की तरह बन के दिखाती या मैं वहाँ पे भी ऐसा कुछ करती, तो हाँ, कहीं ना कहीं लोग उससे दिक्कत करते या फिर मतलब कहीं ना कहीं अंदर सोचते। बट आपको, मुझे ऐसा लगता है हर किसी को ऐसा होना चाहिए। सही बात है मैम। मेरा बहुत मन कर रहा है एक चीज पूछने का। जैसे मैंने हाँ, सुना है कि जब ऐसे सेट पे पैकअप बोलते हैं तो बहुत खुशी होती है, तो या आपको भी होता है जब वो ऐसे बोलते हैं कि पैकअप? बैकअप मुझे एक्चुअल में दुख होता था क्योंकि सब मेरे से मतलब जिस दिन मेरा शूट नहीं भी होता था, मैं उस दिन भी कहती थी मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे बस देखना है। जिस दिन मेरे सीन नहीं भी होते थे। बाकी पैकअप होता था तो शायद उस टाइम पे इसलिए भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता था क्योंकि हम रात की शिफ्ट्स करते थे, सुबह सुबह सोने को मिलता था। या सारे कई मेकअप आर्टिस्ट उधर गाड़ी में सो रहे, कहीं कोई किधर सो रहा है, कोई वैनिटी में सो रहा है, तो ये सब होता था। तो इस वजह से पैकअप शब्द सबको बहुत प्यारा लगता था जो लगातार शूट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे भी 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद प्यारा लगने लग गया पैकअप शब्द। मैम अपनी शूट्स के लिए what all locations have you visited? Because I'm pretty sure कोई amazing locations आप बिल्कुल गए होगे, so कहाँ गए अमेजिंग हो? तो मतलब मैं अभी ऐसा तो है नहीं कि मैंने स्विट्ज़रलैंड में साड़ी पहन के शूट किया हो अभी तक। अमेजिंग मेरे लिए वही है। मैंने अभी तक देहरादून, ऋषिकेश, अ, मनाली और दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे मैंने शूट्स किए हैं अभी। तो ये मतलब मेरे लिए इतना भी बहुत है। And ma'am, you have डन। also worked as a model या initially. So उसमें आपका experience कैसा रहा? Because obviously there's a major difference between ब्यूटी working स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके कुछ ज़्यादा। working as an actress and as a model. Like एक stark contrast होता ही है. So या उसमें आपका कैसा experience रहा है? सो मॉडलिंग का मैंने सोचा नहीं था कि मैं मॉडलिंग करूँगी। बट जो मेरे फ्रेंड्स थे और मेरे सर्कल के लोग थे वो बहुत बोलते थे कि यू शुड ट्राई मॉडलिंग। और उस टाइम पे बहुत ऐसे जो ब्रांड्स होते थे या लोग होते थे वो सोचते थे कि हाँ, ट्रांस को मॉडलिंग दे के उनको थोड़ा प्रिविलेज्ड फील करा देते कि हाँ एटलीस्ट हमने आपको ये काम दिया। तो मैं उन लोगों की सोच से बहुत ज़्यादा वो होती थी कई बारी। तो मॉडलिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना पड़ा। वरना आप अगर मुझे आज से 3-4 साल बाद पहले का देखोगे तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं हूँ। बट हाँ, थोड़ी सी मेहनत करी, थोड़ा सा बोलना सीखा कि लोगों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, कैसा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए आपका। बाकी अगर आप इतना सोच के करोगे ना, तो आप रोबोट नहीं हो, आप इंसान हो। And what would you say आपका primary motive क्या था? Do you know work as a model? Because just like you said, actress का तो ये था कि अंदर का कीड़ा है. या Model करने का क्या था आपका major reason? मैं बस ये चाहती थी, मेरे को पता था कि कहीं ना कहीं एक्टिंग की पहली सीढ़ी शायद मॉडलिंग होती है, मुझे जहाँ तक किसी ने बताया या लोगों ने बताया। तो इसलिए भी मैंने हाँ कर दिया और मेरा मोटिव एक्टिंग का इसलिए मतलब मॉडलिंग का इसलिए था। वरना अगर एक्टिंग मतलब मॉडलिंग ही करनी होती तो मैं अभी भी वही कर रही होती जो कि मैं नहीं करती। मैं अभी हाँ, मिल जाता है तो कर लेती, वरना मेरा मोटिव सिर्फ एक्टिंग पे ही है मेरा ध्यान। मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, लाइक आप अपने जो कम्युनिटी के लोग हैं जो इस चीज को आगे परस्यू करना चाह रहे हैं, तो आप उनको कैसे गाइड करते हो? उनके लिए कोई टिप्स ट्रिक्स, लाइक उनको इसमें आना है तो कैसे करे?
क्या करे? तो सबसे पहले जो करना चाहिए कि अभी से मेहनत करना शुरू कर दो। बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन इन द सेंस हमारे बीच में नहीं, हमारा मैं लड़वा नहीं रही है, मैं झगड़ा नहीं करवा रही। मतलब अगर कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, हर कैरेक्टर का अलग अलग एक स्टैंडर्ड होता है। और एक्टिंग भी अब इजी नहीं रही। और मुझे ऐसा लगता है एक्टिंग करने से ज़्यादा मुश्किल है एक्टिंग ना करना, नेचुरल। सो मेहनत करो, थिएटर करो, और आप जितना कर सकते हो सीखो। बिकॉज आपके पास जितनी नॉलेज होती है ना हर चीज़ की, आप उसमें उतना ही बेस्ट होते हो। सो एक्टिंग हमारे कम्युनिटी के लोग इतना नहीं जानते या इतना नहीं पता उनको, क्योंकि इतना मिला नहीं, एक्टिंग वर्कशॉप्स नहीं मिली या अकेडमीज़ नहीं मिली। और अकेडमीज़ में इतनी हायर फीस होती हैं जो वो पे नहीं कर सकते, ना अफोर्ड कर सकते हैं, मैं भी नहीं कर सकती। तो आप किसी और चीज़ों से सीखो। सीखने के लिए बहुत सारे ज़रिए हैं। और बस अपने आप को उसी तरीके से तैयार करो और डिटरमाइंड रहो। मैम आपने कहा जैसे उनके पास इतना फीस वगैरह नहीं होता, तो अभी जैसे गवर्नमेंट भी है कई जगह पे उनको लाइक ऐसे सब्सिडीज वगैरह भी देती है, रिजर्वेशंस भी है उनके लिए, सपोर्ट करती है उनको। या तो वो भी आपको लगता है कि रिजर्वेशंस देना सही है उनके लिए, लाइक ऐसे उनको बिल्कुल हेल्प? सही है, क्यों सही नहीं है? ये सवाल ही नहीं होना चाहिए। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट में भी देती है, या तो अगर रिजर्वेशंस ना हो तो उनको क्या दिक्कत पहले फेस करनी पड़ती थी? रिजर्वेशन से पहले क्या दिक्कतें उनको आती थी एम्प्लॉयमेंट वगैरह लेने में? सी बेसिकली आप कोई भी फॉर्म्स उठा के देख लो, मेल फीमेल अदर्स के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। हमें बचपन से ही जेंडर पढ़ाया गया है, सेक्सुअलिटी, जेंडर आइडेंटिटीज़, इन सब के बारे में नहीं पढ़ाया गया। इसलिए हमें इन सब के बारे में नहीं पता और इसलिए हम मतलब कतराते। लर्न करना बहुत इजी है, पर गलत चीज़ों को अनलर्न करना बहुत मुश्किल है। जो आप गलत सीख चुके हो उसको भुलाना बहुत मुश्किल है। रिजर्वेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि जो लोग सालों से दबते आए हैं, जिनको कुछ नहीं मिला, तो अगर उनको कहीं रिजर्वेशन मिल भी रही है तो उससे उनको थोड़ा पुश मिलेगा। एंड बीइंग द माइनॉरिटी ऑल्सो, अगर वो कुछ अच्छा करते हैं तो धीरे धीरे लोगों का भी उनके प्रति नज़रिया बदलता है और वो फिर बाकियों को भी थोड़ा परेशानी नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं अगर कोई अच्छा काम कर रही हूँ, मुझे अगर मैं रेंट पे कोई अपार्टमेंट लेने जाऊँ और मुझे इजीली मिल गया मेरी रिकग्नाइजेशन की वजह से कि हाँ ये तो एक्ट्रेस है, काम करती है, मिल गया। फिर धीरे धीरे अगर उस एरिया में कोई और ट्रांस भी आएगी शायद उसे भी मिल जाएगा कि हाँ चलो ये भी ट्रांस है, ऐसे ऐसे। बट अगर मान लो लोगों के दिमाग में कुछ गलत है तो वो मुझे भी मना कर ही देंगे, नहीं 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 आप लोग तो नहीं नहीं हम आपको नहीं दे सकते, जो कि होता है ऐसा। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप लोगों का नज़रिया कैसे बदल रहे हो। शायद रिजर्वेशन से लोगों का नज़रिया बहुत बदल सकता है, क्योंकि रिजर्वेशन होने के बाद हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा कि हमें जब उंगली मिल रही है हमें हाथ पकड़ना है, तो हमें मेहनत करनी है। सो मैम, जब आप अपने करियर की बिगनिंग में थे, जब इनिशियल फेज में थे, दैट वाज हाउ मेनी इयर्स अगो? रफली कितना 2 होगा? साल पहले। 2 साल पहले। ओके, सो हाँ। नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम बट Yeah. स्टिल ओके। एंड अभी 2 साल बाद व्हाट वुड यू से सोसाइटी एज अ होल, उनका क्या नजरिया है इन 2 सालों में जो बदला है टुवर्ड्स ट्रांस पीपल? सो बहुत कुछ बदला है, ड्रास्टिक चेंज है। एंड आई एम ग्लैड कि मैं इस टाइम पे मतलब इस टाइम की हूँ। जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट किया था उसमें मैं बहुत पुराने ज़माने की ट्रांस बनी थी, 90s की। तो उस टाइम पे तो बहुत जुल्म और सितम थे। पर अभी मैं इतनी ग्लैड हूँ बिकॉज इतना काम हो रहा है, गवर्नमेंट इतना काम कर रही है, इतनी सारी स्कीम्स आ रही हैं और लोग भी अब अपनाना शुरू कर रहे हैं। बिकॉज विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, रिप्रेजेंटेशन भी अब अच्छा है। हमारे लोग जज हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को दिख रही हैं अब कि हाँ ये लोग भी टैलेंटेड हैं, ये लोग भी कर सकते हैं। सो इसलिए सोसाइटी का चेंज तो मुझे बहुत दिखा इन 2 सालों में, जस्ट बिकॉज द स्कीम्स ऑल्सो, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अब सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो लोगों को ये है कि हाँ चलो जब सरकार इनके लिए काम कर रही है तो हम कौन होते हैं इनको परेशान करने वाले। सो मैम जैसे आपने बताया कि अभी तो आपको सिर्फ 2 ही साल हुए इस करियर में आए हुए, तो आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ पे देखते हो? आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? सो 10 साल बाद मुंबई में मेरा एक छोटा सा घर होगा और मैं छोटी मोटी हीरोइन तो बनी जाऊंगी बनना बड़ी है पर
और उसके बाद हाँ अभी सिर्फ इतना सही सोचा है मैंने, एक छोटी सी गाड़ी, छोटी नहीं मतलब कम से कम मेरे मम्मी पापा और मेरी फैमिली आ जाए जिसमें, और बाकी बस इतना ही सोचा है मैंने भी 10 साल में, और बस मैं थोड़ी जल्दी बूढ़ी ना हूँ। मैम आपकी कोई ड्रीम डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको लाइक ऐसे घूमने जाना है, और ऐसा होता है ना एक ऐसा तो ड्रीम डेस्टिनेशन सबका होता है। सो पर्सनली मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन है कैलाश। सो एज आई एम वेरी डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा, और मैं उनमें बहुत विश्वास रखती हूँ, और कैलाश के बारे में कौन नहीं जानता, इट्स अ मिस्टीरियस प्लेस, और कहीं ना कहीं मैं भी यहाँ बैठे बैठे कैलाश से अट्रैक्टेड हूँ, तो मैं ज़रूर जाऊँगी। मैम, आपका कोई आइडियल है जिसको आप लुकअप करते हो इन द इंडस्ट्री, जिसने आपको इंस्पायर किया या आइडल टू की भी परस्यू? कुछ स्टोरी मेरी बहुत ही ज़्यादा भयानक है, मैं भी बताती हम हूँ। सुनना चाहेंगे। या सो मैं बचपन से ही श्रीदेवी मैम की बहुत बड़ी फ़ैन थी, इतनी बड़ी फ़ैन थी ना कि जब उनकी फिल्में आती थी ना, तो बेसिकली मैं एक चैनल था जिस पे डेली आफ्टरनून में श्रीदेवी की ही फिल्में आती थी, और मैं क्या करती थी स्कूल से आने के बाद मेरा यही रूटीन होता था, कपड़े चेंज करके सिर्फ सीधा फिल्म देखने बैठ जाना। एक दिन लाइट चली गई और मैं तकिए में मुंह दबा के इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, इतनी दुआएं मैंने कभी नहीं मांगी होगी भगवान से जितना मैंने सिर्फ उस दिन मांगी थी कि प्लीज़ भगवान लाइट भेज दो, मुझे फिल्म देखनी है श्रीदेवी मैम की। और मतलब बचपन से ही उनसे इतना इंस्पायर्ड थी, इतना इन्फ्लुएंस थी। वो ग्रेस कैसा होना चाहिए, वो एलिगेंस कैसा होना चाहिए, आपका डांस कैसा होना चाहिए, आपका एक्ट कैसा होना चाहिए, तो मतलब सब मैंने उन्हीं से सीखा है। ये जो भी मैं करती हूँ बोलती हूँ, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं ना, मेरी एक फ्रेंड जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो मुझे बोलती है कि तूने इतना गौर से पीएचडी कर लिया है ना सब पे, कि तू हंसती है, खेलती है, बात करती है, खाती है, तो भी ऐसा लगता है कोई एक्ट्रेस बात कर रही है, खा रही है। तो मुझे अच्छा लगता है ये सुनने के बाद। और सच में मैं श्रीदेवी मैम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। मेरे 10th का बोर्ड एग्ज़ाम था, एंड उसी दिन मुझे पता चला कि वो नहीं रही हैं अब। मैं इतना शॉक्ड हो गई कि मैं अपने सेंटर का रास्ता भूल गई और मैं फेल हो गई। फिर उसके बाद मतलब ये थोड़ा सा वो है, बट सच में मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भी मैं उनको फील करती हूँ अपनी परफॉर्मेंस से पहले, तो मुझे लगता है कि हाँ वो मेरे मतलब कहीं ना कहीं मैंने उनको एज अ गुरु, एज अ सब कुछ मान लिया था, तो मेरी परफॉर्मेंस से पहले भी मैं कुछ ना कुछ ऐसा ग्रैब कर लेती हूँ या कर लेती हूँ। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर। और आई लव यू श्रीदेवी मैम, एंड आप अभी भी हम सबके साथ हो। Also, ma'am, this is a very off-topic question. जैसे we know you have been born and brought up in Delhi. या So, dream destination and dream house Mumbai क्यों? Like दिल्ली भी इतना तो कुछ बुरा तो नहीं है. So, नहीं, दिल्ली में भी वो why बहुत है। just why just Mumbai? मुंबई इसीलिए बिकॉज मैं चाहती तो दिल्ली में ही घर लेना हूँ, पर काम ज़्यादातर मुंबई में ही मिलेगा, तो दिल्ली से डेली मुंबई ट्रैवल करना, अब मेट्रो तो है नहीं इतनी, इतनी वो मतलब डेली फ्लाइट्स ये वो वगैरह, तो मुझे ऐसा लगता है मुंबई में घर इसलिए लेना चाहिए बिकॉज ताकि मैं काम पे ज़्यादा वो कर सकूँ, वरना जो इंसान दिल्ली में रह लेना उसका कहीं दिल नहीं लगता। दिल वालों की दिल्ली दिल वालों की दिल्ली basically. जी. बेसिकली। मैम आप अपने कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे, मतलब जो इस फील्ड में नहीं है उसके अपार्ट भी लाइक जो कुछ करना चाहते हैं, जो अपने आप को प्रूव करने के लिए आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? सो सिर्फ मैं अपनी कम्युनिटी को ही नहीं, हर इंडिविजुअल को ये टिप देना चाहूँगी कि अपनी वाइब को, अपनी प्रेजेंस को इतना स्ट्रांग बना लो ना कि लोग ऑटोमेटिकली मैग्नेट की तरह आपकी तरफ खींचे चले, मतलब ये इन द सेंस इसलिए नहीं कि लोग आपसे अट्रैक्टेड हो या वो हो, बट आप इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव होने चाहिए ताकि आप पॉजिटिवली थोड़ा सा ज़्यादा लोगों पे वो कर सको, इन्फ्लुएंस कर सको, बिकॉज आपने देखा होगा नफ़रत फैलाना, नफ़रत बांटना बहुत आसान है, जंगल की आग की तरह फैलती है वो बात, पर जब कुछ अच्छी बात फैलानी होती है, कुछ अच्छी बात करनी होती है, तो वो इतना नहीं हो पाता। सो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी कम्युनिटी के लोग अपने ऊपर बहुत मेहनत करें, क्योंकि सोने को भी इतना तपना पड़ता है ताकि वो बन सके कुछ, तो हर किसी को भी उतनी मेहनत या जलना पड़ेगा अगर वो चाहते वो सोना बने तो। Also, मैम, ये 2 साल का जो आपका करियर रहा है अभी तक, इसमें आपकी कम्युनिटी से
कोई किसी पर्सन ने आपको अप्रोच किया है यू नो हेल्प स्टार्ट अ करियर एंड आपने अभी तक किसी की हेल्प इससे कर पाए हो या अभी और टाइम है उसमें? हम्म, ऐसे तो कुछ हेल्प करी नहीं मैंने खैर, क्योंकि अभी मुझे खुद हेल्प की ज़रूरत है पर हाँ, मैं उन्हें थोड़ी टिप्स वगैरह दे देती हूँ कि तुम्हें कैसे बोलना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज, या अभी क्योंकि मुझे भी इतना नहीं पता, मैं अभी सीख रही हूँ। तो हाँ, परफॉर्मेंस के टाइम पे उनको कैसे फील करना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए, ग्रीट करना चाहिए, ये सब मैं बता देती हूँ। So, ma'am, that's all for this podcast. It's very lovely for having you with us थैंक यू today. सो मच। Like, genuinely, we love having you today. So, ऑल्सो क्यूडीज ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। एंड बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशंस के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, डिटेल्स नीचे शो हो रही हैं। एंड प्लीज़ शो योर लव, शो योर सपोर्ट, बिकॉज आप इतना ही लीस्ट बेयर मिनिमम है जो मैं आपसे मांग रही हूँ करने के लिए। stay tuned, guys. इसको पीछे कर दीजिए ना, सोफे को पीछे कर देंगे। हाँ भाई कर लो कालो कालो शर्मा बोलो भाई डायरेक्टर साहब कुछ बोलो। नहीं भाई चलो भाई पैकअप